हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस and this is our lecture number 2. In our last class we have finished force and in today's class we have to start from frictions. Okay, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. फ्रिक्शन, तो देखो यहाँ पे एक बार जरा फोर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. हमने क्या देखा था फोर्स में कि फोर्स इज जस्ट पुश एंड पुल, है ना. किसी भी चीज को हम पुश कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम पुल करें, दैट मीन्स वी आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. यही था हमारा फोर्स, राइट. नाउ विल टॉक अबाउट द फ्रिक्शन कि क्या फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन क्या है एंड हाउ इट इंटरलिंक्ड विद फोर्स. क्या कहीं पे फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है या फिर कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ये किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. A ball rolling on a flat ground stop on its own after some time. Yes, we have seen it. कि अगर हम यहाँ से एक बॉल ले और उसको ऐसे थ्रो करें, ठीक है, या फिर ग्राउंड पे ही हम उसको रोल कर दे, तो हम क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जैसे बॉल जो है वो रोल 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 होके जा रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप. सो द क्वेश्चन इज, ओके, सो द क्वेश्चन इज कि क्या फोर्स था वहां पे या फिर किसने उस बॉल को स्टॉप किया, क्योंकि हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, है ना. और ये कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं, या फिर कोई भी चीज हमेशा रेस्ट पे ही रहती है until and unless we apply some force on it. चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे वो इंटरनल फोर्स हो. अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो हमेशा ही मूव करती रहेगी until and unless we apply the force. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसी बात है तो वो कौन सा फोर्स है जो उस बॉल को स्टॉप कर रहा है. वो रोल होते हुए चला गया बट आफ्टर सम टाइम वी हैव सीन इट कि वो क्या हो गया है, स्टॉप हो गया. सो वो कौन सा फोर्स है, राइट. इफ वी स्टॉप पेडलिंग आवर बाइसाइकिल ऑन अ फ्लैट रोड, इट स्लो डाउन एंड कम बैक टू स्टॉप. इफ द रोड इज रफ, इट स्टॉप सूनर देन अ स्मूदर रोड. तो अगर हम बाइसाइकिल को क्या करें, अगर हम बाइसाइकिल चला रहे हैं, है ना, हम बाइसाइकिल चला रहे हैं और हम पैडलिंग कर रहे हैं, पर कुछ टाइम के बाद अगर हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर सरफेस रफ है तो जो बाइसाइकिल है वो जल्दी स्लो डाउन हो जाएगी, और अगर जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ है तो बाइसाइकिल थोड़ी दूर तक चलेगी. तो व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है. And you must have come across many such experience. What caused the change in the speed of an object in such situations? We have learnt earlier that a force is essential to change the speed of an object. However, in all these situations, no force appears to be acting on an object. But हमको तो दिख ही नहीं रहा है ना कि क्या कोई फोर्स, क्या कोई ऑब्जेक्ट वहां पे फोर्स लगा रहा है, कहाँ से आ रहा है वो फोर्स, हमें वो फोर्स नजर नहीं आ रहा. बट देयर इज अ फोर्स, वहां पे कोई ना कोई फोर्स है, चाहे वो हमें दिख रहा है चाहे वो हमें नहीं दिख रहा. Yet their speed gradually decrease and they come to stop after some time. Is it possible that some force is needed acting on them? Yes. And which force is that? कौन सा फोर्स होता है? So that force is friction force, है ना. उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, जो वो बॉडी अप्लाई कर रही है. कौन सी बॉडी अप्लाई कर रही है, जिसपे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है, मान लो ये क्या है, सड़क है, रोड है, इस पे क्या हो रहा है, ये कार जा रही है ना, कार जा रही है. कार तो खैर इंजन से चलेगी, यहाँ पे हम बाइसाइकिल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने पैडलिंग की और अब हमने पैडलिंग बंद कर दी. अगर ये रफ सरफेस होगा तो थोड़ी दूर चलेगा और ये रुक जाएगा. क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो है, ये इसके कांटेक्ट में है एंड ये चाहेगा इसको पीछे की तरफ पुश करना. ये जो रोड है ये इस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ पुश करना चाहेगा, ये आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा, तो ये एक फोर्स लगा रहा है. ठीक है, जब हमने पैडलिंग बंद कर दी मतलब हमने ग्रेटर फोर्स बंद कर दिया, तो अब ये ज्यादा काम करेगा. जो सड़क है, जो रोड है, तो ये क्या करेगा, इस गाड़ी को या फिर इस बाइसाइकिल को स्टॉप कर देगा. ठीक है, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. सो दे कम टू स्टॉप. हाँ ठीक है, एंड कौन सा फोर्स बताया, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है. नाउ एक्टिविटी 5.3
Let us investigate. Take an object with a flat base such as an empty lunch box. ठीक है, एक फ्लैट बेस का हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे कि लंच बॉक्स ले लिया, ज्योमेट्री बॉक्स और अ नोटबुक, एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल और अ फ्लोर. ठीक है, हमने उसको क्या कर दिया, रख दिया. Gently push it and observe. Does it stop after traveling some distance? Yes. Is there a force acting on it which bring it to rest? ठीक है, yes, there is a force, जिसकी वजह से वो किस पे आ गया है, रेस्ट पे आ गया है. Now repeat by pushing the object in the opposite direction. Does it stop again after traveling some time? तो देखो, हाँ हो जाएगा. So क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या किया जा रहा है, उसको पुश किया जा रहा है. तो डेफिनेटली सामने वाली चीज जो है, जो आ रही होगी, इधर से फोर्स आ रहा होगा तो ये तो रुक ही जाएगी, क्योंकि सामने से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो यस, इट विल स्टॉप. वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. देखो इस तरीके से. So on pushing the object stop after sliding a certain distance, this must be due to a force acting between the surface and the sliding object and the table or the floor which are in contact. तो जो ऑब्जेक्ट है वो जिस बॉडी के कांटेक्ट में है, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई करता है इस ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रुक जाता है कुछ टाइम के बाद, मूव होने के बाद. एंड दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स डायरेक्शंस ऑफ द मोशन. तो जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाता है. ठीक है, एंड दिस फोर्स व्हाट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप. इसी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, वो इधर से मूव कर रहा है, इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. ये क्या है, रुक जाएगा. ठीक. The force that come into play when an object move or try to move over another surface is called force of friction. इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, जो सरफेस अप्लाई करता है, जिसपे ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर जिसके कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट रहता है. ठीक है, तो वो जो सरफेस है वो फोर्स अप्लाई करता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन कह सकते हैं. Friction is nothing but it is a opposing force which resists the movement of any object. Friction always act in a direction opposite to the direction in which the object is moving or trying to move. Friction उस direction में लगता है जिस direction में, देखो जहाँ पे object move कर रहा है उसके opposite direction में friction लग जाएगा. ठीक है, to stop that object. The force of friction is a contact force since it is arise due to the two surface in contact. तो अगेन यहाँ पे भी दो हम बोल सकते हैं कि बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है. That means this is considered as a contact force. इसको भी हम क्या बोलेंगे, contact force बोलेंगे. Now friction arises due to irregularities in the two surface in a contact. Even surface which appears smooth have a large number of minute irregularities. When placed in a contact, the irregularities of the two surface lock each other and opposite any effort to move one surface over another. देखो इस तरीके से क्या होता है कि let's suppose कि हमारे पास एक पेज है. हाँ, ये पेज है. कैसा दिख रहा है ये पेज आपको, बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा स्मूथ है. लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल जूम करके देखें, है ना, इसके कॉर्नर को, ये देखो इसका जो ये एज है, इसको अगर हम देखें तो हमको कैसा दिख रहा है कि ये भाई ऐसा है. ठीक है, ये ऐसा है, लेकिन रियलिटी में ये ऐसा नहीं होगा. ये रियलिटी में ऐसा होगा, ये रियलिटी में क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा. अब जब इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जहां जहां पे स्पेस है ना, वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगा, इंटरलॉक कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो स्लाइडिंग है या फिर ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. सो दिखने में भले ये बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है, बट ये इतना भी स्मूथ नहीं है. और किस तरीके से इंटरलॉक करता है, किस तरीके से फ्रिक्शन कॉज करेगा, इस तरीके से. So, does it mean that the force of friction will be greater if the surface are rough? Yes. जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा. इसीलिए जब वो जो बच्चे थे वो टॉप हिल पे जा रहे थे, है ना, तो वो क्या हो रहा था, वो रफ सरफेस था, तो वहां पे उनको और तेज पेडलिंग करनी पड़ रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए. लेकिन जैसे ही वो स्लाइड डाउन हो रहे थे
तो उनको बिल्कुल भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि तब उनके अकॉर्डिंग क्या हो गया था, बिल्कुल ऐसा स्मूथ सा सरफेस उनका बन गया था। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 5.4 लेट अस एक्सप्लोर। So try activity 5.3 again, but this time place the same object on different surface. ठीक है, उसी सेम ऑब्जेक्ट को हम इस बार अलग सरफेस पे रखेंगे, जैसे कि ग्लास, क्लॉथ, वुड, सिरामिक टाइल एंड सैंड। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। सो डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस एज इन एक्टिविटी 5.3? Does the object stop as the same distance on all the surface? For different surface, the object stop after moving different distances. So we can say that the force of friction depend upon the nature of the surface. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लास, क्लॉथ, वुड, सिरामिक टाइल है ना, सैंड, ये सब के सब क्या है, these are the surface है ना, ये सारे के सारे क्या है, surface है। एंड इन सारे सरफेस में हम क्या देखेंगे कि जो भी इसके ऊपर मूव कर रहा है वो कुछ टाइम के बाद, ऐसा नहीं है कि सब पे सेम ही टाइम पे वो स्टॉप हो जाएगा, नहीं, सबका टाइम जोन जो है वो अलग अलग होगा। जैसे ग्लास है, ग्लास इज वेरी स्मूथ, तो उस पर ज्यादा देर तक चीजें मूव कर पाएंगी। क्लॉथ होता है तो उस पर ज्यादा देर तक मूव नहीं कर पाएगी, वुड पे थोड़ा मूव कर सकता है ना, तो इस तरीके से सैंड पे तो बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सरफेस, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगने का क्या मतलब है, यस, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगने का क्या मतलब है कि वहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, है ना, वो डिस्टेंस ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर इन रफ सरफेस। अ स्टेप फर्दर, सो डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, does the force of friction act only if the object are moving on solid surface? What about the object moving through the liquid and the gaseous? तो क्या सिर्फ और सिर्फ फोर्स तभी लगता है, फ्रिक्शन तभी काम करता है जब कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड पे मूव कर रहा हो? क्या फ्रिक्शन तब काम नहीं करता जब कोई ऑब्जेक्ट किस पे मूव कर रहा हो, पानी में मूव कर रहा हो या फिर एयर में मूव कर रहा हो? क्या तब भी फ्रिक्शन लगता है या नहीं लगता, बताओ, क्या तब भी फ्रिक्शन लगता है कि नहीं लगता? देखो लगना तो चाहिए, है ना, लगना तो चाहिए। एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। एयर एंड जो वाटर है ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं मूविंग थ्रू देम। Hence, the objects such as aeroplanes, ships, boats, and the high-speed train are designed with a specific shape to reduce the force of friction due to the air or the water around them. इसी वजह से जो मेट्रोज हैं, जो ट्रेन है, जो बोट है, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो ऐसे फिश की शेप से बनाए जाते हैं, है ना, और ऐसे बनाए जाते हैं कि आगे से थोड़े से ना ज्यादा ब्रॉड नहीं है, थोड़ा सा ऐसा नैरो है ताकि वो आसानी से आगे की तरफ मूव कर सके। उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा हम बोल सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन ना लगे, उसके ऊपर ज्यादा कोई फोर्स ना लगाए, वो अपना मूवमेंट आसानी से कर सके। क्लियर? तो ये फ्रिक्शन से बचने के तरीके हैं। ऐसे ही जो एरोप्लेन्स होते हैं उनका कैसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक अ बर्ड, ताकि जिस तरीके से बर्ड आसानी से फ्लाई कर सकते हैं उसी तरीके से एरोप्लेन वगैरह भी आसानी से फ्लाई कर सके विदाउट मच रेजिस्टेंस। ठीक, नाउ is it essential for an object applying force on another object to always be in contact with it? क्या ये जरूरी है? It is essential for an object applying a force. देखो, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना जरूरी है कि हमेशा हम बार बार अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स ही हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर मेनी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ऑल्सो। किसी एक ऑब्जेक्ट का हम मोशन करा सकते हैं विदाउट टचिंग इट। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट का हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पे मोशन करा सकते हैं विदाउट टचिंग इट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या था यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने देखा, राइट। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब फोर्स लग रहा है बट एज सच दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, फोर्स लग रहा है बट दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। सो देयर आर फोर्सेस हुज इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इवन इफ
ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, दीज फोर्स आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। काम हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, बट वहां पे एज सच कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। नाउ लर्न अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एक मेटल यहाँ पे है, एक मेटल यहाँ पे, या फिर एक मेटल यहाँ पे है और एक मैग्नेट यहाँ पे। तो जैसे ही एक मेटल मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, इट स्टार्ट फीलिंग फोर्स, उसको वो अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो फटाफट से जाके देखो बिना टच, मतलब बिना हाथ टच किए वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर चला जाएगा। या फिर दूसरा कि अगर हमारे पास दो मेटल, ये दो हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट की हेल्प से दूसरे मैग्नेट की हम डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी मोशन हुआ, यहाँ पे भी फोर्स लगा, बट कैसा फोर्स था ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। कैसा फोर्स था ये, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। नाउ we'll read about the magnetic force. So do you remember learning about the magnet in the chapter exploring magnet in curiosity grade 6? We learned that the magnet attract object when made up of magnetic material. ठीक है, तो मैग्नेट सिर्फ उन्हीं मटेरियल को क्या करती है, अटैच करती है अपने साथ, उनको अट्रैक्ट करती है जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि सारे के सारे आयरन हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सो मेटल कैन इजीली अट्रैक्ट इट। When two magnets are brought close to each other like poles, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ पोल या फिर साउथ साउथ पोल, so if there is a two same pole, तो अगर दो सेम पोल होगा तो what they will do, they repel each other, and if there is a different pole, let's suppose one is south and one is north, that means they attract each other. Clear? So south south and the north north pole repel each other, while unlike pole like north and the south attract each other. In an earlier chapter of this book, we also learn about the electromagnets which behave like a magnet. तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी जाना है ना। इससे पहले वाले चैप्टर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्टिंग के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, in earlier chapter of this book we have also learned about the electromagnetic which behave like a magnet. क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस को क्या करता है, अटैच कर लेता है। Attraction and repulsion between object are also a form of the push and pull. तो वहां पे भी हम बोल देंगे कि क्या हो रहा है, जहां पे भी पुश एंड पुल हो रहा है, जहां पे भी अट्रैक्शन है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फोर्स. सो दैट इज अ फोर्स. Can you recall that a magnet could exert force on another magnet or a magnetic material without being in contact with it? Yes. अभी मैंने आपको बता देना कि मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट या फिर दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्टेंस चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है विदाउट टचिंग इट, बिना उसको टच किए. ठीक है, विदाउट टचिंग इट, बिना उसको टच किए वो उस दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज ला सकता है, उसके मूवमेंट में चेंज ला सकता है, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक. Now activity 5.5 let us test. तो जरा 5.5 देखिए क्या है. Take 2 ring magnet and a wooden stick. हमें क्या लेना है, देखो इस तरीके से 2 रिंग ले लेंगे और एक वुडन स्टिक ले लेंगे. ठीक है. So while holding the stick in a vertical position over a wooden table, insert that ring magnet into the stick. तो इस तरीके से इस स्टिक में हम इस मैग्नेट को क्या कर देंगे, फंसा देंगे. हम इस मैग्नेट को यहाँ पे रख देंगे. नाउ इंसर्ट अ सेकेंड रिंग मैग्नेट अबव इट सच दैट द लाइक पोल्स ऑफ द 2 मैग्नेट फेस ईच अदर. डज द सेकेंड मैग्नेट स्टे फ्लोटिंग अबव द फर्स्ट मैग्नेट. इसका क्या मतलब है कि नीचे से हमने एक मैग्नेट लगा दिया और एक मैग्नेट हम ऊपर से लेकर आ रहे हैं. सो इफ दे हैव बोथ हैव नॉर्थ नॉर्थ पोल, अगर दोनों के पास यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये और नीचे नहीं आएगा. लेकिन अगर इन दोनों के पास कैसे पोल है, साउथ साउथ पोल है, तो भी सेम थिंग, रिपेल ईच अदर. लेकिन अगर जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा, अगर जो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा तब क्या हो जाएगा, बता दो फटाफट से. अगर यहाँ पे हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा तब क्या हो जाएगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर. वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. क्लियर. ट्राई पुशिंग दी सेकेंड मैग्नेट डाउन जेंटली. डू यू फील फोर्स ऑन इट.
तो अब देखो डेफिनेटली अगर ये सेम पोल होंगे तो एक दूसरे को ये फोर्स करेंगे, और अगर अलग अलग पोल होंगे तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे. Now reverse the poles of the both magnet. Does the second magnet still remain floating? We find that magnet can exert force on another magnet without being in contact with it. अब ये contact में तो है नहीं, फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, force कर रहे हैं. The force exert by magnet, the force exert by magnet on another magnet or the magnetic material, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं magnetic force. क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं magnetic force. Since a magnet can exert a force from a distance without being in a contact is called non-contact force. ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्रिएट कर रहा है बिना उसकी कांटेक्ट में आए, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे. आर देयर मोर सच फोर्सेज विच एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस? ये बता दो, क्या यहाँ पे और भी कुछ फोर्सेज हैं जो डिस्टेंस से काम करते हैं? यस, देयर आर सम फोर्सेस. जैसे कि देखो यहाँ पे किस फोर्स के बारे में एक बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आपने भी ट्राई किया होगा, है ना, घर पे भी, स्कूल में भी. सो एक्टिविटी 5.6 लेट अस एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है, बहुत सारे ना हमने यहाँ पे क्या ले लिए, छोटे छोटे से पेपर ले लिए, ठीक है, और स्केल लेंगे हम, फिर यहाँ पे ऐसे 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 रब करेंगे, एंड देन स्केल से हम उस पेपर को ऐसे उठा के देखेंगे, मतलब उठा के नहीं देखेंगे, उसके पास लेके जाएंगे, एंड जो पेपर है वो अपने आप उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. समझ में आया? नाउ so take a plastic scale or a plastic straw and a piece of the polythene and a small piece of the paper. तो ये चीजें हमको ले लेनी है. Rub plastic scale straw vigorously with polythene. Do not touch the rub part with your hand. अगर आप उसको टच करोगे that means उसमें जितना भी चार्ज था वो अब क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. So do not touch. जिस भी पार्ट पे हमने रब किया उस पार्ट को सिर्फ. नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर प्लेस ऑन अ टेबल, टेकिंग केयर नॉट टू टच द पेपर पीस. एंड डू यू नोटिस समथिंग सरप्राइजिंगली? यस, डू यू नोटिस, क्या यहाँ पे आपने कुछ ऐसा सरप्राइज से नोटिस किया कि हाँ भाई ये जो पेपर है ये इसके बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन अब चला जाएगा. इसने क्या किया, इतनी ही दूर से इस पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया ड्यू टू चार्ज. सो ये भी क्या एग्जाम्पल है, देखो कांटेक्ट में आया है लेकिन पहले से कांटेक्ट में नहीं था, है ना. तो ये हमारा एक नई टाइप का फोर्स है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें चार्ज जनरेट करके हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक, नाउ the paper piece get pulled towards the plastic scale straw and stick to it when it is brought close to the paper pieces. Why does this happen? ये क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे हमने रब किया, जब दो बॉडी कभी भी रब की जाती है तो दे जनरेट चार्ज. हाँ, ऐसा आपने देखा है ना कि जब हम ये एक हाथ हम ठंडियों में क्या करते हैं, ऐसे 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 हम इसको रब करते हैं. तो अगर हम इसको ऐसे 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 रब करेंगे तो आपके हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, एंड यहाँ पे चार्ज जनरेट हो गया है. ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या है, जनरेट हो गया. तो ऐसे आप स्केल लेके अगर ऐसे ऐसे से रब करोगे, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ चार्ज. उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज कहते हैं. ठीक है, सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट सर्टेन मटेरियल आर रब टुगेदर, इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्ट अप ऑन देयर सरफेस एंड दीज चार्ज आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज. इसका एक और एग्जाम्पल समझो जरा आप. ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब सर्दियों के टाइम होता है ना, हमने बहुत सारा स्वेटर वेटर पहन रखा होता है, तो जैसे ही हम ऐसे स्वेटर निकालते हैं तो हमारे जो बाल है ना, वो स्वेटर के साथ ही ऐसे ऊपर हो जाते हैं. मतलब स्वेटर हमने निकाल दिया और हमारे बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो स्वेटर है, ठीक है, उसने क्या किया, हमारे वो तब से हमारी बॉडी के साथ थी, है ना. तो हमने इतना मोशन किया, हमने इतना मूवमेंट किया, वो जो स्वेटर है वो क्या हो गया, हमारी बॉडी से रब हो के चार्ज हो गए. ठीक है, तो जैसे ही हमने स्वेटर निकाला वो हमारे हेयर की कांटेक्ट में आई और उसने उसको क्या कर दिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं. ठीक है, दूसरी चीज
कि जब हम मॉर्निंग के टाइम पे बेडशीट को कभी ठीक कर रहे होते हैं, बिस्तर अपना ठीक कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा झटका सा लगता है, ठीक है, वो क्या है, वो वही चार्ज है, वहां पे हमने चार्ज जनरेट कर दिया बार बार उसको रब करके, ठीक है, दैट ऑल आर कंसिडर एज अ स्टैटिक चार्ज एज दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स द ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर्ड स्टैटिक चार्ज इज सेड टू बी अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जिसके पास स्टैटिक चार्ज होता है उसको हम कैसा ऑब्जेक्ट कहते हैं कि वो तो चार्ज ऑब्जेक्ट है। अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट दैट इज exert a force on uncharged object made of certain materials such as small pieces of the paper. This force comes into play even when the bodies are not in contact. तो ये फोर्स तभी काम कर रही होती है कि जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं होते। जैसे वो मैंने स्वेटर वाला बताया, तो उस केस में क्या होता है कि डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, बट ड्यू टू स्टैटिक फोर्स वो क्या करता है, हमारे हेयर को चार्ज कर देता है ना। अभी जो हमने स्केल वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो स्केल से जब हम रब करते हैं तो वो क्या करेगा, पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो वो भी कांटेक्ट में नहीं था, बट इट हैपन। Let us do another activity with object and made of different material, ठीक है, तो एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे। एक्टिविटी 5.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखो दो बलून है ना, ए में भी और बी में भी। एक में क्या हो रहा है, आई थिंक दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड बी में क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सो टेक टू बलून, अ लेंथ ऑफ थ्रेड एंड द टू वुलन क्लोथ। बलून ले लो, उसको ऐसे धागे से सस्पेंड कर दो, एंड वुलन क्लोथ ले लो। Inflate two balloon and hang them in such a way that they do not touch each other as shown in this figure 5.9. Rub both the balloon with the woolen cloth and release them. Be careful, do not touch the rubbed balloon with your finger. What do you observe? अगर दोनों के ऊपर, अच्छा देखो, दोनों को अगर एक ही ऑब्जेक्ट से चार्ज किया जाएगा, सो दे बोथ एक्वायर द सेम चार्ज, और अगर दोनों के पास सेम चार्ज होगा तो डेफिनेटली दे रिपेल ईच अदर। इफ दे हैव अ डिफरेंट चार्ज देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया हमने, वी ऑब्जर्व दैट बलून मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है। क्या बलून क्या कर रहे हैं, देखो एक दूसरे को, यहाँ पे ये हमने सीधा लगा दिया, यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाला जो था हमारा वो अनचार्ज था, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमने इसको रब करके क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। सो दे रिपेलिंग ईच अदर। नाउ ब्रिंग द वुलन क्लॉथ used for the rubbing the balloon close to one of the rubbed balloon. What happened? They move towards each other as they are attracting each other. अगर एक ही को हम चार्ज करेंगे तो सेकंड दूसरे वाले को क्या कर देगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, बिकॉज अब उनके पास सेम चार्ज नहीं है। So they attract each other. What do you infer from these observations? आपने क्या चीज देखा है यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन से? What you have seen or what you have learned? So we found that the two similarly charged balloons repel each other, whereas the charged balloon and the woolen cloth, ठीक है, attract each other. Does this indicate that the charge on a balloon is of different kind from the charge on the woolen cloth? तो वुलन क्लॉथ पे दूसरा चार्ज था, एंड जो हमारे पास बलून है उस पे दूसरा चार्ज है, सो दे आर द डिफरेंट चार्ज, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, बोथ बलून हैव द सेम चार्ज, सो दे रिपेल ईच अदर, ठीक। Since the balloon were charged in same way, we can say that they acquired the same charge. Yes, as the similarly charged balloon repel each other, we can infer that similar, यानी कि like charge repel each other, and both the rubbing object and the rubbed object get charged by acquiring opposite kind of the charge. Their attraction shows that opposite of the charge attract each other. Opposite charge जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, and the similar charge एक दूसरे को वो क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे. So the two kind of static charge are said to be positive and the negative. तो उन चार्ज को कैसा चार्ज कहते हैं हम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कहते हैं. सो पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव और द नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है.
So the force exerted by the charged body on another charged body or an uncharged body is called electrostatic force. तो इन्हीं फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंसिडर्ड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या कहते हैं कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. क्लियर है? तो यहाँ पे हम अपना आज का ये लेक्चर करेंगे समाप्त. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हमारा एक और लेक्चर बन सकता है. कितना हमारा बचा हुआ है? स्टेप फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा यहाँ पे बचा हुआ है. ठीक है, कितने फोर्स हमने पढ़ लिए? ओनली ग्रेविटेशन फोर्स इज लेफ्ट. नो, वेट एंड इट्स मेजरमेंट, लेट अस एक्सप्लोरेशंस. ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व. ओके, सो वी विल कवर दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.